शुरुआत कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए वोटिंग आज फिलहाल खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर में शाम 5 बजे तक अगर हम आंकड़े की बात करें तो लगभग 65.8% मतदान हुआ है और मध्य प्रदेश में शाम 5 बजे तक 63.25% वोटिंग हुई है। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक 77.57% मतदान हुआ है। यूपी में शाम 5 बजे तक 57.54% मतदान हुआ। उत्तराखंड में शाम 5 बजे तक 53.56% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में शाम 5 बजे तक 46.32% मतदान। छत्तीसगढ़ में शाम 5 बजे तक 63.41% वोटिंग हुई है। राजस्थान में शाम 5 बजे तक 50.27% वोटिंग हुई है। त्रिपुरा की बात करें तो शाम 5 बजे तक 76.10% वोटिंग। असम की बात करें तो शाम 5 बजे तक 70.77% मतदान हुआ है। तो 5 बजे तक 102 सीटों को लेकर 21 राज्यों की सीटों को लेकर क्या स्थिति है, कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। अगर हम ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो लगभग 63.25% इन ओवरऑल 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान किया गया है। वहीं 2019 की बात करें तो पहले फेज में लगभग 69% मतदान जो है वो किया गया था। यानी पहले फेज को 2024 के फेज से कंपेयर करें तो काफी कम मतदान या फिर ये कह सकते हैं। हालांकि अभी 6 बजे तक का आंकड़ा आना फिलहाल बाकी है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई। इस दौरान बस्तर से हमारे सहयोगी दीपक विश्वकर्मा ने एक रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। छत्तीसगढ़ में भी मतदान का समय खत्म हो चुका है। 7 बजे से 3 बजे तक जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके वहाँ मतदान हो रहा था और 7 बजे से 5 बजे तक जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आम आदमी जो सफ़र कर सकता है, यही कह लीजिए जो नॉर्मल इलाके हैं, वहाँ पर मतदान का समय खत्म हो चुका है मेरे भाई। और यदि आप देखेंगे तो गेट इस पर ताला लग गया और मेरे ये वाला एरिया देखिए, आप देख सकते हैं टोकन बांटे जा रहे हैं। टोकन इसलिए बांटे जा रहे हैं लेकिन जो समय है वो पूरा हो चुका है। जो अंदर है वही लोग अब मतदान कर पाएंगे। हालांकि टोकन में जो बूथ नंबर है उसका जिक्र है, सिग्नेचर है, प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो पीओ है और तमाम चीज़ों का जिक्र है। इस टोकन के आधार पर ही अब ये जितने भी मतदाता लगे हैं इस लाइन में, लंबी फहरिस्त चले के पीछे देख सकते हैं, ये तमाम लोग दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। दीपक बस्तर में इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, अगर छत्तीसगढ़ को लेकर बात करें, बस्तर को लेकर बात करें, क्या कुछ परसेंटेज 5 बजे तक का अभी तक सामने निकल कर आया है? कितने प्रतिशत वोटिंग वहां पर हुई है? जो जानकारी निकल के आ रही है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है कि हिडमा का गांव, हिडमा करोड़ों रुपए का नक्सली कमांडर, जो जितना भी ये नक्सल बेल्ट है आपकी यदि बात की जाए, जो तेलंगाना का एरिया है, जो छत्तीसगढ़ का एरिया है, जो गढ़चिरौली का एरिया है, इसका कमांडर, इसके गांव में भी पहली बार वोटिंग कराई गई है और 32 मतदान पड़े हैं, 32 वोट पड़े हैं। हेलीकॉप्टर से जो टीम गई थी उसको सकुशल वापस लाया गया। उन तस्वीरों को देखेंगे तो जिस लोकतंत्र की चर्चा होती है, क्योंकि दिल्ली में बैठकर या जो महानगरों में बैठ के आप जिस लोकतंत्र की चर्चा करते हैं वो वैसे नहीं दिखता जैसे होता है। लेकिन यदि आप इन दूर दराज के गाँव में कहेंगे, क्योंकि मैं जिस गांव का जिक्र कर रहा हूं सुकमा के, वो सुकमा और उड़ीसा का बॉर्डर है, वो हिडमा का गांव है। हिडमा नक्सली कमांडर है, करोड़ों रुपए का उसके ऊपर इनाम है। उसके गांव में पुवर्ती उसके गांव का नाम है, वहां पर मतदान कराया गया और 32 वोट पड़े हैं उसके गांव में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है वहां मतदान कराना। और जितने मतदान कर्मी गए थे वो जब वापस लौट रहे थे तो सबको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। मैं बस्तर के जैसे जगदलपुर में मौजूद हूँ, यहाँ पर कुछ मतदाता आप देख सकते हैं। ये मतदाताओं को टोकन दे दिया गया है और टोकन देने के बाद अब ये अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद एक एक करके ये लोग मतदान करेंगे। कुछ बच्चे हैं, इनसे बात कर लेता हूँ। पहली बार कि दूसरी बार? तीसरी बार। तीसरी बार। ये बताइए कि क्या चल रहा है वोट करने से पहले, कैसी होनी चाहिए सरकार? अच्छी होनी चाहिए सरकार। अभी जो चल रही है कैसी है? हाँ, महंगाई थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है, महंगाई कम होना चाहिए बस। महंगाई सरकार कैसी है? सही है, हाँ ठीक है।
बस्तर को लेकर नक्सलवाद की चर्चा होती है, क्या नक्सलवाद है? हाँ है क्या अभी कम हो गया काफ़ी तो अभी कम हुआ है? बस्तर की जब चर्चा होती है तो नक्सलवाद की चर्चा होती है, क्या वाकई नक्सलवाद है? नक्सलवाद है बीहड़ क्षेत्र में, सिटी के अंदर नहीं है। लोगों को जो अफवाह है कि सिटी में भी नक्सलवाद है, बिल्कुल नहीं है। बिहारों में है, शहरी क्षेत्र में नहीं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस चीज़ की चर्चा कर रहे थे वो चीज़ आपने इन्हीं से सुनी। ये लोग भी वही बता रहे हैं कि जो बीहड़ के क्षेत्र है, मैं जगदलपुर में मौजूद हूँ। जगदलपुर से यदि मैं 80 किलोमीटर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव या नारायणपुर की तरफ कूच करूँगा तो वहाँ नक्सल या बीहड़ शुरू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार ऐसी जगहों पर, एक चेंदामेटा गाँव है जहाँ पर मतदान कराया गया, उसको कभी ये कहा जाता था, लोकसभा का चुनाव वहाँ पहली बार कराया गया, इससे पहले विधानसभा का चुनाव कराया गया था, ये कहा जाता था कि नक्सली वहाँ पर ट्रेनिंग दिया करते थे। ठीक है, वो लेकिन नक्सलियों को दीपक ट्रेनिंग एक चीज सेंटर और था। समझना तो ये तमाम चाहेंगे, जो चीजें 5 हैं तो बजे कहीं का ना कहीं आंकड़ा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ का निकलकर सामने आया है वो है 63.71%। ये आंकड़ा, ये नंबर्स किस तरफ इशारा कर रहे हैं और ये आंकड़ा क्या बताता है? अगर आज 63.41% छत्तीसगढ़ में वोटिंग हुई है 5 बजे का, हालांकि अभी आंकड़ा सामने आया है। देखिए, दो चीज़ें हैं, इसको समझना होगा। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कवासी लखमा की इंटीरियर इलाकों में, जिनका मैं जिक्र कर रहा था, शहरों से यदि आप अंदर जाएंगे, सुकमा के गांव, बीजापुर के गांव, कोंटा के गांव, नारायणपुर के गांव जो घोर नक्सल प्रभावित हैं, वहां उनकी पकड़ बहुत अच्छी है। वहां का मतदाता उनको समझता, जानता और उनके नाम पर वो वोट करने से नहीं चूकता। लेकिन जब शहरी क्षेत्र में आओगे तो जो सरपंच रहे हैं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष रहे महेश कश्यप, उनकी शहरी इलाकों में, कोंडा गाँव का मैदानी क्षेत्र ले लीजिए, नारायणपुर का जो जिला मुख्यालय उसको ले लीजिए, जगदलपुर जहां मैं मौजूद हूं इसको ले लीजिए, चित्रकोट को ले लीजिए, ये ऐसे इलाके हैं जहां उनकी पकड़ मजबूत है। तो जिस तरीके की जो जानकारी हमारे सोर्सेज से निकल के आई है, इस बार इंटरनल इलाकों में वोटिंग थोड़ी कम हुई है, तो उससे कवासी लखमा को नुकसान हो सकता है। एक दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, कवासी लखमा की बात यदि की जाए तो आप लालू प्रसाद यादव को जैसे बिहार के लिए जानते हैं, छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा उसी दिशा में चलते हैं। हालांकि उनको अक्षर ज्ञान नहीं है, 5 साल वो भूपेश सरकार में मंत्री रहे, झीरम के आरोप उनके ऊपर लगते हैं, और तो और कई तरह के आरोप उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने लगा दिए जब उनको टिकट मिला। इन सब के बीच पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं थी, बयानों से वो सबको रिझाते हैं, नरेंद्र मोदी को उन्होंने मारने तक की बात कह दी। इन सब के बीच महेश कश्यप मोदी की गारंटी के आधार पर, चलिए दीपक, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज हम तक नहीं, यहाँ पर 370 के लिए काम। ठीक है, आपकी आवाज़ हम तक नहीं फिलहाल पहुंच पा रही है, हम आएंगे आपके पास। अब हमारे साथ मयंक जुड़ गए हैं, चुनावी विश्लेषक हैं। मयंक, जो आंकड़ा सामने निकल कर आया है तमाम राज्यों की, अगर हम बात करें 21 राज्यों में आज लोकसभा के चुनाव हुए 102 सीटों पर, और अगर हम ओवरऑल आंकड़े की बात करें तो 63.25% मतदान हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश की बात करें तो 57.54%, बंगाल की बात करें तो 77.57%, जम्मू कश्मीर में 65.08%, बिहार में 46.32%। मुझे लगता है आंकड़ा जो है वो बिहार का सबसे कम, हालांकि 4 सीटों पर ही वोटिंग जो है वो आज यहाँ पर हुई। आप इस आंकड़े को कैसे देखते हैं? किस तरह का संकेत, किस तरह का संदेश ये आंकड़ा देता हुआ फिलहाल दिख रहा है? फर्स्ट फेज की ये वोटिंग थी। देखिए, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं परसेंटेज आपको 2 राज्यों में दिखेगा, एक त्रिपुरा में दिखेगा और दूसरा वेस्ट बंगाल में दिखेगा। तो ये कहीं चिंता का विषय है। वेस्ट बंगाल में, बंगाल में दीदी के लिए, टीएमसी के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट इस समय तक 2019 में नहीं हुआ था। वहीं पे त्रिपुरा में अगर हम लोग देखें, जो 2 सीट रहती है, 2 सीट के लिए यहाँ पे कॉन्टेस्ट है। वहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हमेशा से बहुत ज़्यादा परसेंटेज नहीं देता है, लेकिन त्रिपुरा इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो रहा है, ये भी देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या रीज़न है। बहरहाल राजस्थान में बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों को जो एक फाइंडिंग देखने को मिल रही है, राजस्थान में वोटिंग परसेंटेज कम जा रहा है, बट वहाँ पे 3 ऐसे जगह हैं, 3 ऐसी सीट्स है, जैसे नागौर, झुंझुनू और सीकर। यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एवरेज ऑफ द इंटायर स्टेट। उस पूरे राज्य का जो एवरेज है, जो औसत वोट पड़ रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये ज़्यादा वोट परसेंटेज यहाँ पे इन 3 जगह पे ज़्यादा दिख रहा है। ये एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए हो सकता है, क्योंकि इन तीनों ही जगह पे बहुत कद्दावर नेता खड़े हैं कांग्रेस से।
और अगर हम लोग उत्तर प्रदेश जाएं तो उत्तर प्रदेश में फिर सहारनपुर भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा वोटर टर्नआउट हो रहा है। ये भी एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि ग्राउंड पे जब हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे तो दो विषय आ रहे थे निकल के। वो एक था राजपूत समुदाय का कहीं ना कहीं नाराज़गी बीजेपी के प्रति, और जाट समुदाय की भी नाराज़गी। तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश शायद एक क्लोज फाइट देगा, जैसा भी लग रहा है वोटर टर्नआउट को देखते हुए भी। तो जैसा मैंने बताया टीएमसी के लिए एक चिंता का विषय रहेगा बंगाल में। अब बिहार में अगर देखें तो गया में वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है, बाकी जगह पे नवादा में देखें तो कम है। तो ये भी एक हम लोगों को लगता है कि 1 घंटे के बाद हम लोग के पास क्लियर पिक्चर रहेगा, उसके बाद हम लोग बहुत कंफर्टेबली बता सकते हैं कि कहाँ क्या हो सकता है। लेकिन मयंक, अगर हम 2019 की बात करते हैं और ओवरऑल वोट प्रतिशत यानी फर्स्ट फेज का अगर हम जिक्र करते हैं तो लगभग 69% वोटिंग जो है वो 2019 में फर्स्ट फेज में हुई थी, और उसके लिहाज से अभी तक ओवरऑल फर्स्ट फेज की अगर हम बात करें तो 63.25% वोटिंग हुई है। 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। क्या लग रहा है आपको 6 बजे तक का जब आंकड़ा सामने आएगा तो क्या 70% को क्रॉस कर पाएगा ये फर्स्ट फेज, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या है आकलन आपका? देखिए वोटिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्टर्न, तो खैर वहाँ पे उतनी गर्मी का प्रकोप नहीं रहता है। बिहार में खासकर बहुत ज़्यादा हम लोगों को गर्मी देखने को मिलती है इस समय पे। तो लोग प्रेफर करते हैं कि शाम में सूरज ढलने के बाद या तकरीबन 4 बजे के बाद आप देखेंगे जनरली इलेक्शंस जो बिहार में रहता है वो सुबह में 11 बजे से पहले बहुत ज़्यादा लोगों का वहाँ पे जाना होता है, और उसके बाद फिर शाम में जैसे जैसे दिन ढलते रहता है वहाँ पे लोगों का परसेंटेज और लोगों का फुटफॉल बढ़ते रहता है। तो शायद ये जो आंकड़ा है ये बढ़ जाए अभी बिहार में, और वेस्ट बंगाल में तो खैर बढ़ा ही हुआ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि आसाम में भी काफ़ी गर्मी है, तो वहाँ पे भी हम लोग को दिखेगा कि वोटिंग परसेंट ये जो टर्नआउट है ये कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ। लेकिन मयंक, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जिस तरह से 40.32% वोटिंग हुई है, जो कि सबसे कम आंकड़ा है अगर आप सभी 21 राज्यों को देखेंगे। ऐसे में जीतन राम मांझी की तरफ से भी बयान सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया कि कम मतदान जो है वो हमारे लिए अच्छे संकेत नहीं है। आपके हिसाब से आपको क्या लग रहा है जो कम वोट प्रतिशत है ये किसके लिए खतरे की घंटी हो सकती है? देखिए कम वोट परसेंट हमेशा से जो वहाँ पे सत्तारूढ़ पार्टी है उनके लिए ही हमेशा खतरे की घंटी रहेगी। और बिहार में थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि ऐसे अगर जगह हम लोग देखें जैसे जहानाबाद अगर हो गया है, बिहार हो गया है, नवादा हो गया, इन लोगों का अलग अलग मिक्स्ड रिएक्शन है। गया में आप देखेंगे क्योंकि वहाँ पे ऐसी कम्युनिटी से कैंडिडेट खड़े हैं तो वहाँ पे भी एक चिंता का विषय हो सकता है आरजेडी के लिए, जबकि नवादा और जहानाबाद अगर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे चिंता का विषय कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए है। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे दिन ढलेगा 1 आध घंटे में हम लोग के पास जैसे और क्लियर पिक्चर आएगा, वोटिंग टर्नआउट जो है लोगों का वो बढ़ेगा, और इससे फिर हम लोग को बाद में हम लोग एक अच्छा सा अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रीज़न रहा है और क्या हो सकता है आगे। ठीक है, आपके पास मयंक हम आएंगे। मेहंदी गर्ग पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मेहंदी गर्ग, 8 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज वोटिंग हुई, पीलीभीत को लेकर क्या परसेंटेज है? और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जो 8 सीटों को लेकर परसेंटेज सामने निकल कर आ रहा है वो 57.54%। उत्तर प्रदेश में कम वोटिंग, हालांकि 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। अब ये क्या संकेत देता हुआ ये आंकड़ा नजर आ रहा है फिलहाल? जी बिल्कुल अनन्या, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर पीलीभीत की बात की जाए तो 7 बजे से जो मतदान शुरू हुआ था वो 6 बजे अब खत्म हो चुका है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि ईवीएम को सील किया जा चुका है, और जो पूरा प्रोसेस होता है वोट कास्ट होने के बाद कि किस तरीके से जो वोट्स हैं उन्हें यहाँ से पोलिंग पार्टीज़ जो हैं वो लेकर जाएगी और बहुत ही महफूज तरीके से उन्हें इन पोलिंग बूथ से लेकर जाया जाएगा। वो पूरी प्रक्रिया पीलीभीत के पोलिंग स्टेशन पर शुरू हो चुकी है, और जो हस्ताक्षर करने का एक प्रोसेस होता है कि जितने भी पोलिंग एजेंट्स हैं वो सभी ईवीएम सील करने के बाद हस्ताक्षर करेंगे। तो अभी फिलहाल वो प्रक्रिया यहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर चल रही है। ये तस्वीरें हम आपको पीलीभीत से दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आपने भी कहा वोट काउंट जो है कहीं ना कहीं पीलीभीत में भी कम देखा गया है। 5 बजे के आंकड़े की अगर बात की जाए तो लगभग 60 से 65% के बीच ऐसा लग रहा है कि जो इस बार मतदान हुआ है, और जो संवेदनशील इलाके रहे हैं वहाँ पर भी मतदान किए गए, और जो नॉर्मल आम इलाके माने जाते हैं
पीलीभीत में उन पर भी मतदान हुआ, क्योंकि पीलीभीत उत्तर प्रदेश का इस बार एक ऐसा हॉट सीट बना हुआ था। जब से वरुण गांधी की टिकट काटी उसके बाद से जितेंद्र प्रसाद जब से इन चुनावों में उतरे तो एक कयास लगाए जा रहे थे कि क्या पीलीभीत की जनता उन्हें स्वीकार करेगी या क्या उन्हें मौका देगी। तो ऐसे में जो वोट काउंट का कम हो जाना है या 5 बजे के आंकड़े जो 60 से 65% अभी निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है सत्तारूढ़ पार्टी को। लेकिन जो मुकाबला है वो समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट है गंगवार के साथ है, इंडिया अलायंस से वो जुड़े हुए हैं। ये कोई दो लोगों के बीच का पीलीभीत में कंपटीशन नहीं दिख रहा है, बल्कि बीएसपी के जो कैंडिडेट है हो सकता है कि वो अंडरडॉग प्लेयर बनकर निकलकर सामने आए इस पूरे चुनावों में और बहुत सी सीटें बीएसपी समेट कर ले जाए। लेकिन जो वोट काउंट है जिसकी बात अभी आप भी कर रही थी, उसका कम हो जाना कहीं ना कहीं एक सोचने की और एक टेंशन वाली बात सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी और जितेंद्र प्रसाद जिस पर इस बार बीजेपी ने अपना दांव चला है, उनके लिए सोचने वाली और सोचने का विषय हो सकता है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, बस कुछ ही देर में यहाँ से इस पोलिंग बूथ से ये सभी पोलिंग जो पार्टीज हैं वो रवाना हो जाएंगी और ईवीएम जो सील्ड ईवीएम्स हैं उनको महफूज रूम्स में रख दिया जाएगा और नतीजे तो हम सभी को पता है कि 4 जून को वो नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे। जी अनन्या। बिल्कुल, जिस तरह से मेहंदी आप बता रही हैं, जितेंद्र प्रसाद और दूसरा भगवंत सरन गंगवार के बीच जो है वो सीधा मुकाबला या त्रिकोणीय मुकाबला, क्योंकि बीएसपी का उम्मीदवार भी यहाँ पर चुनावी मैदान में। अब देखना ये होगा कि इस त्रिकोणीय मुकाबला में कौन बाजी मार के ले जाएगा, ये तो हालांकि 4 जून को पता चलेगा। लेकिन दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ बस्तर से लगातार लाइव बने हुए हैं। दीपक, आज दिन भर सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई थी 102 सीटों पर। आपने तमाम लोगों से बात की, छत्तीसगढ़ में कौन से अहम मुद्दे जो है वो जनता के मन में आज रहे जिनके हिसाब से वोटिंग लोगों ने की? देखिए, छत्तीसगढ़ में बेशक बस्तर की 7 विधानसभाओं को कवर करके बस्तर की लोकसभा सीट पर मतदान था, लेकिन जहां मौजूद है बस्तर के अंदर जगदलपुर में 5 बजे तक मतदान होना है, लेकिन सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव ये जो इलाके हैं यहाँ 3 बजे तक मतदान चला। यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या है वो नक्सलवाद की है। लोग चर्चा तो करते हैं कि नक्सलवाद पहले से खत्म हुआ है, लेकिन पूरा खत्म होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब यहाँ लोगों से बात की गई तो राम मंदिर की चर्चा है, मोदी की गारंटी की चर्चा है, और तो और कुछ लोगों ने नाराज होकर ये तक कह दिया कि कांग्रेस अगर भ्रष्टाचार नहीं करती इन 5 सालों में तो सत्ता में रहती। और जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, उनको लेकर भी चर्चा की जा रही है, लेकिन उनको लेकर जिस तरह की चर्चा की जा रही है वो चर्चा उतनी मुफीद उनके लिए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से बस्तर की चर्चा की जाती है, डीएमएफ के पैसे का जिक्र किया गया, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड, यहाँ पर सबसे बड़ा एशिया की माइनिंग है दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा के किरंदुल बचेली में। दंतेवाड़ा में एक सबसे बड़ी माइनिंग है कोयले का जो उत्खनन होता है, उससे होने वाले जो पैसा चोरी हुआ है, पुरानी सरकार पे जिस तरीके के आरोप लगे, उसकी चर्चा की जा रही थी कि डीएमएफ से जब हमारे यहाँ से उत्खनन करके पैसा निकाला जा रहा है तो उस पैसे की चोरी कांग्रेस ने आखिर क्यों की, ये भी एक मुद्दा था। राम मंदिर की चर्चा थी, बहुत लोगों को ये था कि हिंदुत्व की चर्चा कर रहे थे, राम मंदिर की चर्चा कर रहे थे, जो देश को बचाना, राष्ट्र की चर्चा थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जब कुछ युवाओं से बात की जा रही थी तो फॉरेन पॉलिसी की चर्चा वो बच्चे करते नजर आ रहे थे कि हमको फॉरेन पॉलिसी यदि हम देखें तो बहुत बेहतर है। तो जैसे जैसे अब शहरी क्षेत्र में बढ़ेंगे, बस्तर के भी, चूंकि मैं जगदलपुर में हूं, तो जगदलपुर जिस तरीके से शहरी जगह है, यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जो बाहर पढ़ रहे हैं, यहाँ इलेक्शन ये मतदान के लिए आए, वोट कास्ट करने के लिए, जब उनसे बात की गई तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी किया। कुछ और बच्चे जो बाहर चले गए थे यहाँ, उन्होंने नक्सलवाद का जिक्र जरूर किया, क्योंकि वो जिस तरीके से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उस हिसाब से नक्सल बस्तर के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। जैसे एक के साथ एक फ्री की चर्चा करते हैं, तो जिन इलाकों का मैं जिक्र कर रहा हूँ उसके साथ एक फ्री की स्थिति होगी। जब तक खत्म नहीं हो जाता, कुछ लोगों का ये भी सुझाव था कि ये ऐसे नहीं खत्म हो सकता। आपने बेशक 29 माओवादियों को मार दिया हो, लेकिन जब तक ये सुझाव हैं यहाँ की जनता के, उन्होंने कहा यदि हम अपना नेता चुनेंगे तो हम ये उम्मीद रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया और छत्तीसगढ़, इन 4 राज्यों को कंबाइन ऑपरेशन चलाना चाहिए यदि नक्सलवाद से सही में मुक्ति पानी है। तो इस तरीके के सुझाव थे। दूर दराज का यदि व्यक्ति इस तरीके से सोचता है कि हम 350 किलोमीटर के आसपास दूर है या रायपुर फिर से। छत्तीसगढ़ के लोग जब वोट डालने के लिए जा रहे थे, तब
कौन कौन से मुद्दे जो है, एक तरफ स्थानीय मुद्दे रहे, एक तरफ राष्ट्रीय मुद्दा राम मंदिर को लेकर भी लोग सोच में थे और उस हिसाब से वोट कर रहे थे। मयंक, की सवाल आपसे है, फॉरेन पॉलिसी को लेकर वहां पर युवा वोट कर रहे थे। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो डीएमएफ को लेकर और साथ ही नक्सलवाद जो कि बस्तर से जुड़ा रहा है, ये तमाम अहम मुद्दे थे लोगों के मन में जब वो वोट कर रहे थे। ये चीजें, ये किस तरह के संकेत नजर आते हैं? देखिए, वहाँ के लोग, जब हम लोग वहाँ की सर्वे निकाल रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों का एक क्वेश्चन था कि हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद द करंट गवर्नमेंट। तो उसमें हम लोगों ने रेटिंग के आधार पे ये क्वेश्चन को रखा था। तो आउट ऑफ 1 to 10 की रेटिंग थी। तो मैक्सिमम जो हम लोगों के पास रिस्पोंडेंट ने वो दिया है, वोट दिया था, वो तकरीबन 6-7 के आसपास था। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार से के प्रति उनकी जो है उनका लगाव है। एक, जैसा कि आपने कहा कि नक्सलवाद बहुत बड़ा इशू है और वो बहुत एक बड़े हद तक हम लोग कह सकते हैं उसको कट डाउन किया गया है। और एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग फाइंडिंग हम लोगों को छत्तीसगढ़ में दिखी कि वहाँ पे मुफ्त राशन के प्रति लोगों का बहुत ज़्यादा वोट हम लोगों को दिखा कि लोग बहुत ज़्यादा उसको, मुफ्त राशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर निकल के आया। जो मुफ्त राशन के लिए लोगों का जो झुकाव है वो केंद्र सरकार पे रहा है। तो अपार्ट फ्रॉम जो आप नक्सलवाद कह सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम महंगाई भी एक मुद्दा था। महंगाई में कहीं ना कहीं वो लोग कह रहे हैं कि महंगाई को कम करना चाहिए सरकार से। यहाँ पे वो सरकार के अगेंस्ट में दिखे हम लोगों की फाइंडिंग्स में। लेकिन मुफ्त राशन का एक ऐसा मुद्दा है जो इनको विधानसभा में भी जिनसे इनको लाभ मिला था बीजेपी को, और शायद इस लोकसभा में भी एक बहुत अंडर करंट टॉपिक हम लोग कह सकते हैं, जिसपे ज्यादा डिस्कशन हम लोग मीडिया में भी नहीं देखते हैं। मुफ्त राशन कहीं ना कहीं एक बड़ा ट्रम्प कार्ड रहेगा। कह रहे हैं कि जमीनी स्तर पर जो लोग रहते हैं उनसे जब आप बात करते हैं तो मुफ्त राशन एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो लोगों के बीच से निकल कर आता है और इससे जनता जो है वो काफी ज्यादा खुश नजर आती है। दीपक कुछ कहना चाहते हैं? दीपक, ओवर टू यू, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। जी, मुफ्त राशन के साथ साथ एक और योजना है, महतारी वंदन योजना। मैं सुबह तमाम महिलाओं से मिला, उन्होंने कहा कि मेरे खाते में पैसा आ गया, लेकिन बाजू वाली से पूछा मेरे में तो नहीं आया। तो वो उसको तसल्ली दे रही है कि तेरे में भी आ जाएगा। तो महतारी वंदन योजना को जो पैसा जो भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि 12,000 रुपये हम सालाना देंगे, वो तमाम महिलाओं के, गृहिणियों के खातों में आया है। उसका भी एक सीधा लाभ मिला है, क्योंकि जब कई महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने सीधा ये कह दिया कि मोदी जी ने तो हमें 1,000 रुपये महीना देने की व्यवस्था कर दी है, तो हमें कोई नाराजगी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो गृहिणी है वो इस अप्रोच में ज्यादा खुश है कि यदि 1,000 रुपए देने की व्यवस्था की गई है, यदि 1,000 रुपए दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अप्रोच करता है, वो कनेक्ट करता है। तो इसका भी एक लाभ मिला। बीजेपी को विधानसभा में भी हुआ था ये बड़ी योजना। जब महतारी वंदन योजना का वादा बीजेपी ने किया, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता हुआ महिलाओं के बीच में नजर आया, जिसका वोट प्रतिशत महिलाओं को लेकर बीजेपी का छत्तीसगढ़ में बढ़ा। अब देखना ये होगा कि लोकसभा चुनाव में जब नतीजे सामने आएंगे तो कितना फायदा इसको लेकर बीजेपी को होगा। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट फेज की वोटिंग फिलहाल खत्म हो गई है। ओवरऑल वोट प्रतिशत की बात करें तो लगभग 63.25% वोटिंग जो है वो शाम 5 बजे के आंकड़े जो है वो अब तक सामने निकल कर आए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। एसोसिएट स्पॉन्सर रॉयल ग्रीन, टेस्ट द सक्सेस। लाखों की संख्या में श्रद्धालु